Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीड 2021 हेतु शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 22 लेकर आया हूं। इसके पहले 21 टेस्ट ले चुका हूं, प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार उन 21 टेस्टों को जरूर देखिएगा साथियों। दोनों लेवल के लिए है, 20 क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे 20 प्रश्न देख कर जाना, 15 क्वेश्चन का टारगेट आपका होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को छोड़ जाए और बाद में वो एग्ज़ाम में आ जाए तो आप सोचो यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं था और फिर मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि यार एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से सही हो जाता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। तो भैया विकल्प है समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि और व्याख्यान विधि। प्रश्न पूछ रहा है सामाजिकता के गुणों का विकास। साफ साफ पता चल रहा है कि सामाजिकता के गुणों का विकास किस में होगा? सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि में होगा साथियों। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को कहते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग में जो मात्रा संबंधी अशुद्धि है वो रह गई है, तो विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। शिक्षण की किस विधि में अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, शिक्षण की तकनीकें अपनाकर और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो देखिए गुणात्मक परिवर्तन करना है आपको अधिगम में, तो कौन सी विधियों को अपनाओगे साथियों? अब ये जो विकल्प दिए गए हैं, रटना तो बिल्कुल गलत हो जाता है, बल्कि सही आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आप बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर साथियों अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हो, क्योंकि बाल केंद्रित अगर शिक्षा पद्धति रहेगी तो बालक किसी भी चीज को करके सीखेगा, इस तभी तो वो बाल केंद्रित रहेगी। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्नोत्तर पद्धति का जनक किसे माना जाता है? मोंटेसरी को, वुडवर्थ को, फ्रोबेल को और सुकरात को। तो साथियों प्रश्नोत्तर प्रणाली का विकास देखो, मोंटेसरी ने तो मोंटेसरी विधि ही दी थी, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन दी थी और प्रश्नोत्तर पद्धति का निर्माण सुकरात के द्वारा किया गया। तो चौथा विकल्प सही रहेगा तीसरे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए कैसा? बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह कार्य परीक्षण द्वारा और लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो मित्रों जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है वो ऐसा नहीं है कि भाई गृह कार्य परीक्षण के द्वारा ही हो, बोर्ड परीक्षाओं के द्वारा ही हो, होना चाहिए उसकी बात की जा रही है। हो किससे रहा है ये मायने नहीं रखता है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? होना चाहिए। तो साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, मतलब लगातार, ऐसा नहीं है कि वर्ष के अंत में आप मूल्यांकन करो बच्चों का। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। तो मित्रों एक जो अच्छा परीक्षण होता है उसमें वैधता का भी होना जरूरी है। वैधता का मतलब जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया गया है उसकी पूर्ति करना। विश्वसनीयता का भी होना जरूरी है, वस्तुनिष्ठता का होना भी जरूरी है, लेकिन उत्तीर्ण करना इसकी विशेषताओं में नहीं आता है। तो विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है विश्वसनीयता एवं वैधता, निबंधात्मक प्रश्न, मौखिक प्रश्न, प्रायोगिक प्रश्न। साथियों प्रमाणीकृत जो परीक्षण होते हैं इन परीक्षणों में देखिए मौखिक, प्रायोगिक, निबंधात्मक ये तो सभी में होते हैं, लेकिन ये जो प्रमाणीकृत परीक्षण है ये विश्वसनीय और वैध होते हैं साथियों। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा छठे क्वेश्चन में। चलिए प्रश्न नंबर 7। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर और भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो साथियों जो उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है मतलब जिसमें बच्चों की कमियों को दूर किया जाता है वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। बच्चों में जो जो कमियां रह गई है, सीखे बगैर जो चीज़ें रह गई है उनको दूर करने के लिए करते हैं। तो इसकी जो सफलता है वो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है,
क्योंकि अगर समस्याओं के कारणों की सही पहचान ही नहीं हो पाई तो फिर आप उपचार कैसे करोगे, समस्याओं को दूर कैसे करोगे। तो साथियों विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 7 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में और सभी में। तो साथियों उपचारात्मक शिक्षण में तो निदानात्मक शिक्षण का उपयोग होता है। अतः यहाँ पर जो उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है कि कक्ष में बालक ने कितना अधिगम अर्जित किया है, वही होता है आपकी उपलब्धि परीक्षण। तो इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है छात्रों का मूल्यांकन करने में। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। तो देखिए एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात मतलब बच्चों को आपने कुछ सिखाया है, अधिगम किस स्तर तक हुआ है इसका मापन उपलब्धि परीक्षण से किया जाता है साथियों। इसके पहले ही मैंने आपको उपलब्धि परीक्षण के बारे में बता दिया था। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 9 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है मित्रों। विकल्प 1 है सिगमंड फ्रायड, दूसरा विकल्प है जेकाबेल मोरेनो, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है वुडवर्थ। तो मित्रों देखिए जो समाजमिति विधि है ये जीन पियाजे ने नहीं दी है, न ही सिगमंड फ्रायड ने, ना ही वुडवर्थ ने, बल्कि जेकाबेल मोरेनो इसके जनक है, इसके प्रतिपादक है। तो विकल्प नंबर 2 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 10 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा लेता नहीं हूँ, आप देखिएगा 10 से 15 मिनट का ये वीडियो बनेगा, छोटा सा वीडियो है और अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। टाइडमैन ने किस प्रणाली का विकास किया। विभेदात्मक विधि का, विकासात्मक विधि का, व्यक्ति इतिहास विधि का, मनोभौतिकी विधि का। साथियों टाइडमैन के द्वारा कौन सी विधि का विकास, कौन सी प्रणाली का विकास किया गया। देखिए इसका जो सही आंसर है साथियों व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको केस स्टडी भी हम कहते हैं, इस विधि का विकास टाइडमैन के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 11 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां क्वेश्चन क्या है मित्रों, कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन में लगाना चाहिए। 40%, 60%, 50%, 20%। तो देखिए कथन निर्देशन में कितना समय लगाओगे। ये क्वेश्चन रीट सेकंड लेवल में आया हुआ है। हालांकि इस क्वेश्चन पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बोनस दिया गया था, किंतु इसका राइट आंसर है 60%। जैसे मान लीजिए कि 100 मिनट की अगर क्लास है तो उसमें 60 मिनट का समय आप कथन निर्देशन में लगा सकते हो और 40 मिनट लिखा सकते हो। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 12 में। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा को तैयार करता है एनसीईआरटी, एनसीटीई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर बताइएगा प्रश्न संख्या 13 में राइट आंसर कौन सा रहेगा। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा राष्ट्रीय स्तर पर जो विद्यालय शिक्षा है इसको तैयार करने का कार्य एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है, जबकि एनसीटी क्या करती है अध्यापक से संबंधित मतलब जो अध्यापक बनाए जाते हैं कि अध्यापक बनने के लिए क्या क्या नियम शर्तें हैं, इसका कार्य एनसीटी करती है मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का अर्थ है पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम और कक्षा में प्रयुक्त हेतु सामग्री। तो पाठ्यचर्या का अर्थ पूछा है शैक्षिक क्षेत्र में, मूल्यांकन प्रक्रिया को तो आप पाठ्यचर्या कहोगे नहीं, पढ़ाने का तरीका तो शिक्षण होता है साथियों, पाठ्यचर्या नहीं। कक्षा में जो प्रयुक्त सामग्री है वो तो फिर सहायक सामग्री कहलाएगी। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, इसको शैक्षिक क्षेत्र में आप पाठ्यचर्या के अंतर्गत ले सकते हो। क्लियर है। प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 पर। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया।
जॉन ड्यूवी ने, किलपेट्रिक ने, स्टीवेंसन ने और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रोजेक्ट विधि, जिसको हम परियोजना विधि भी कहते हैं, ये मूल रूप से जॉन ड्यूवी की विचारधारा है, लेकिन यहाँ पूछा है प्रणाली का व्यवहारिक रूप देने वाले थे किलपेट्रिक, मतलब इस विधि का निर्माण किलपेट्रिक के द्वारा किया गया। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, अवबोध से, अनुप्रयोग से, कौशल से। तो साथियों देखिए, मानचित्र पर आप किसी स्थान को दर्शा रहे हो, तो फिर इसको हम न तो ज्ञान कहेंगे, न इसको हम अवबोध कहेंगे, न अनुप्रयोग कहेंगे, बल्कि कौशल कहेंगे। देखिएगा, जहाँ पर भी मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन हो, कुछ दर्शाना हो, तो वो हमेशा कौशल में आएगा। मानचित्र बनाना, मानचित्र में रंग भरना, स्थान दर्शाना, ये सभी चीज़ें कौशल में आती है साथियों। तो चौथा विकल्प सही रहेगा 16वें क्वेश्चन में। चलिए प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ाने की कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? समस्या समाधान विधि, स्रोत विधि, मानचित्र विधि, परियोजना विधि। तो साथियों ऐतिहासिक तथ्यों को आपको पढ़ाना है, तो इसके लिए जो प्रासंगिक मतलब बेस्ट विधि कौन सी रहेगी? ऐतिहासिक तथ्यों को आप पढ़ा रहे हो तो स्रोत के माध्यम से ही पढ़ाओगे। आपके पास स्रोत रहेंगे इतिहास को बताने के, तभी तो आप उस चीज़ को पढ़ाओगे साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का एक निहितार्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना और हर महीने परीक्षाएं लेना। तो साथियों सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये दोनों तो बिल्कुल गलत लग ही रहे हैं कि प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षा लेना, ये कोई निहितार्थ, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो पहला या दूसरा कौन सा लगाओगे? मित्रों सीसी की अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट आंसर है भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। निरंतर मतलब लगातार, और सीसी भी लगातार अवलोकन पर ही बल देती है साथियों। तो प्रथम विकल्प ज़्यादा बेस्ट है दूसरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। शैक्षिक मूल्यांकन के कितने उद्देश्य होते हैं? 5, 7, 4 और 3। तो साथियों शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्यों की संख्या अगर हम पूछे तो इसके यहाँ पर आपका आंसर कितना रहेगा साथियों? मित्रों यहाँ आपका राइट आंसर रहेगा 3। कितने होते हैं शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य? 3 होते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये जो लाल बटन में सब्सक्राइब का लिख रहा है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले साथियों, घंटी वाला निशान, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। चलिए 20वां और अंतिम क्वेश्चन बताकर जाइए कि 15 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, जरूर बताए साथियों हमें। प्रश्न नंबर 20 है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है लेखन गति का विकास करना, एकाग्र चित्तता का विकास करना, वाचन गति का विकास करना और शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना। तो मित्रों शुद्ध और स्पष्ट लेखन का विकास करना भी इसका उद्देश्य होता है। एकाग्र चित्तता का विकास हो बच्चों में, लेखन गति का विकास हो, लेकिन श्रुत लेख से वाचन गति का विकास कैसे होगा? नहीं होगा। तो ये इसके उद्देश्यों में नहीं आता है। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 20 में। तो आज के शिक्षण वीडियो के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। साइकोलॉजी का भी आज बहुत ही विशेष प्रश्नों का टेस्ट है, अटेंड जरूर कीजिएगा। हिंदी का टेस्ट नंबर 17 आ रहा है साथियों। तो इन सभी वीडियो को आप तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।